हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये हमारा जो थर्ड पार्ट है सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का। तो इसमें जो हम लोग खंड खा का अति लघु लघु और विस्तृत प्रश्नोत्तर को आज हम लोग सॉल्व करके इस मॉडल पेपर का मतलब डी कर देंगे, आज एकदम ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट देख रहे हो तो यार मैं कहूँगा कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो, उसके बाद ही थर्ड पार्ट को देखो, तो आपको जो है ज़्यादा लेवल जो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे जो चीज़ मैंने बताए हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे अपने मॉडल पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज इस मॉडल पेपर का दी एंड कर ही देते हैं। और यहाँ पे खंड ख का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि जब एक वर्ष में कुछ महीने लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसी को ही जो हम लोग इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। साक्षरता और उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के कारण केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम है। साक्षरता का मीन्स यहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो शिक्षित हैं, तो इस वजह से वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है और वहाँ पे स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था भी है। तो इसी कारण केरल में जो है अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम है। और यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है कि औसत आय का अर्थ लिखिए, यानी औसत आय किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर जो प्रति व्यक्ति आय आता है उसी को हम लोग जो है औसत आय कहते हैं। अगर अगर इसको फार्मूले के रूप में लिखा जाए तो देखिए ये होगा कि यहाँ पे हमारा जो पर व्यक्ति इनकम होता है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर व्यक्ति इनकम इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करते हैं राष्ट्रीय आय से, मतलब जो हमारे एक तरह से पूरे देश का जो आय है, नेशनल नेशनल इनकम हमारा एक तरह से कह सकते हैं, और उसको जब हम लोग जनसंख्या से भाग देते हैं, मतलब पॉपुलेशन से जब उसको भाग देते हैं तो जो आता है वही होता है औसत, यानी पर व्यक्ति आय। ठीक, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे हमारा जो अगला है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए मृदा अपरदन होता क्या है, पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और ये किस कारण से होता है तो ये भी लिखना पड़ेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे वनोन्मूलन हो गए, अति पशुचारण, निर्माण, खनन यानी खुदाई जैसे मानवीय तत्व, और पवन, हिम नदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए जो है ये उत्तरदायी होते हैं। और रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो देखिए रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों पे जो है मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक, मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर जो है समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई, मतलब जैसे भूमि ढाल पे है तो उसके विपरीत में जुताई करें। ठीक, और सीढ़ीदार कृषि बनाना चाहिए, तथा वृक्ष आदि का लगाने का जो है वृक्ष मेखला का विकास करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये। अब मैं इसका आंसर देखिए आपको बताता हूँ कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जल दुर्लभता है होती क्या है। तो देखिए एक व्यक्ति को जितना पानी चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति को 1000 लीटर पानी चाहिए और उसको उतना नहीं मिल पाता, यानी उसको 1000 लीटर ना मिल के 500 लीटर ही मिल रहा है, तो यही होता है जल दुर्लभता। यानी हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार उतना पानी ना मिल पाना, उतना जल ना मिल पाना ही जल दुर्लभता कहलाता है। तो इसके 3 मुख्य कारण, तो पहला तो देखिए ये है कि इसका वितरण, भारत में इसका जो है असमान वितरण होता है। ठीक, और दूसरा कारण ये है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी इसकी मांग को जो है हर जगह इसको जो है पहुंचाया नहीं जा पा रहा है। ठीक, और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे जो है हमारी कंपनियों से जो है हमारी उद्योगों से निकला हुआ जो प्रदूषण होता है ये सब जाके नदियों में मिल जाता है, तो नदियों का पानी भी जो है पीने लायक नहीं रहता है। तो ये कुछ इसके 3 मुख्य कारण हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमारा लघु उत्तरी का जो 25वां वाला प्रश्न है वो है कि 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, अथवा चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए उपभोक्ताओं का शोषण, तो देखिए उपभोक्ताओं का शोषण जो है बहुत तरीक़ों से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको लिखना क्या है कि बाज़ार में लोगों का शोषण यानी उपभोक्ताओं का शोषण विभिन्न तरीक़ों से हो सकता है, जिसमें से कुछ मुख्य तरीके हैं। पहला तो ये है कि जो है
उनको जो है साहूकार कर्जदार पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगा देते हैं, जिससे वो अपने उत्पादक को जो अपने उत्पाद को निम्न दामों पे बेच देते हैं। ठीक, निम्न दामों को उस बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं, और वे जो है ऋण चुकाने के लिए ज़मीन बेचने को भी उन लोगों को विवश कर देते हैं। तो पहला कारण ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि व्यापारी जो है वस्तु को वजन में कम तौलते हैं। इसके अतिरिक्त तो उन शुल्कों को भी जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले किया ही नहीं गया है। मतलब कोई भी ऐसा टैक्स जोड़ देंगे जो देना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा ये है कि व्यापारी जो है जो हम लोग जाते हैं, मतलब उत्पादकों से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जाता है उनसे कपटपूर्ण उन लोग और अनुचित व्यवहार करते हैं। तो इन सब तरीक़ों से जो है उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण होता है। तो ये हो गया 3 कारक। अब यहाँ पे चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, चावल की उपज के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, तापमान। तो देखिए, चावल जो है प्रमुख रूप से जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। ठीक, आपको तापमान पहला हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है कि चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। अतः इसके लिए जो है, इसकी फसल के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसकी फसल के लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होना चाहिए। और ठीक, ये हो गया हमारा। और फिर अब सेकंड हेडिंग डालेंगे कि वर्षा। तो देखिए, चावल के लिए सामान्यतः जो चावल की खेती के लिए सामान्यतः 100 से 200 सेमी तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले भागों में भी सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर आपको तीसरी हेडिंग डालनी है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, इसकी खेती के लिए जो है चिकनी, कछारी तथा दोमट मिट्टी जो है अधिक उपयुक्त मानी जाती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, बाढ़ के मैदान अथवा समुद्र तटीय मैदान भी चावल की कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मानवीय श्रम, जो हमारा आखिरी हेडिंग होगा वो होगा मानवीय श्रम। ठीक, तो देखिए, मानवीय श्रम में क्या लिखना है कि चावल के रोपाई के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, काटने के लिए तथा धान से चावल और भूसी अलग करने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में सशक्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण जो है चावल की कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। मतलब जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो तो वहीं पे चावल की कृषि करना जो है सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन आंसर है वो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमारा जो पहला को है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे सेकंड अथवा में वही है कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देके समझाइए। तो अभी हमने जो है लघु उत्तरीय में जो लिखा है कि उपभोक्ताओं का शोषण के 3 कारण, तो उसी को जो है आपको इसमें लिख देना है और कुछ उदाहरण उसमें दे देना है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम तो इसका आंसर लिखेंगे कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, मृदा के अत्यधिक बहाव एवं कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मृदा अपरदन के लिए बहुत से यार कारण हैं, बहुत से उत्तरदायी कारण हैं। पहला तो ये हो गया आपका धरातली या परतदार कटाव। ठीक, ये भी है एक कारण कि जब बारिश तेज होती है, मतलब तेज मूसलाधार वर्षा के कारण जब धरातल की ऊपरी उत्पादक का भाग तो है वो तेजी से बह जाता है, तो उसी को धरातली या परतदार कटाव करते हैं। मतलब जब तेज वर्षा होती है तो ऊपर की जो परत नहीं होती मिट्टी की कोमल परत, वो जो है कट के बह जाती है। तो एक कटाव ये हो गया। और दूसरा होता है कछार वाला कटाव। मतलब एक तरह से जो नदियाँ काटती हैं, नदियाँ अथवा तेज बहने वाली जल धाराओं के द्वारा जो कटाव होता है उसे ही कछार वाला कटाव कहता है। और इसमें जो है मिट्टी कुछ गहराई तक की कट जाती है तथा जो है भूमि की सतह पर नाली व गड्ढे बन जाते हैं। और तीसरा तो ये है वायु का कटाव। तो ये सभी जानते हैं कि तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा जो है धरातल की सतह की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो उड़कर कहीं और चली जाती है, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। और ये जो है हमारा तेज हवाओं वाला कटाव, ये वायु का कटाव ज़्यादातर आपको रेगिस्तानों में देखने को मिलता है। अब देखिए, ये हो गए हमारे कारण। तो अब मिट्टी के कटाव के कारण में और भी होता है कि देखिए, खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना, ये भी एक कारण। इससे भी जो है मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, अब खेतों पे मेड़ ना होना, अगर खेतों पे देखिए मेड़ नहीं होगा तो भी हवाएं चलेंगी तो वहाँ से भी कुछ मिट्टी जो है उड़ के चली जाती है। और भूमि का अत्यधिक ढालू होना, ये भी है एक मृदा के लिए उत्तरदायी कारण है। ठीक, तो इस तरह यार बहुत से कारण हैं। जैसे आपका ये हो गया
कि कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, इससे भी जो है मृदा का जो है बहुत ही ज़्यादा ह्रास होता है, भूमि का ह्रास होता है। तो ये मृदा अपरदन के कुछ उत्तरदायी कारण थे जो मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पे हमारा विस्तृत का जो 27वां वाला क्वेश्चन है वो ये है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, अथवा आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों के में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, बताइए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम पहले इसका लिखेंगे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो हैं वो कहते किसे हैं। तो देखिए ऊर्जा प्राप्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्यों ने कुछ वर्षों पूर्व ही करना प्रारंभ किया है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे 5 साल 10 साल पूर्व ही जो हमने उसका यूज़ करना शुरू किया है ऊर्जा का, वही होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब इसके अंदर आता कौन कौन सा स्रोत है। तो देखिए पहला है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और आपका यहाँ पे हो गया भूतापी ऊर्जा, ठीक, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा। तो ये 5 टाइप के जो हमारे ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत है। अब इसको हमको थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखना है। तो देखिए सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा, यह ऊर्जा सूर्य की धूप की सहायता से प्राप्त होती है, ठीक। इसके हेतु जो विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सौर ऊर्जा का विकास किया जा रहा है, ठीक। तो इसी तरह जो है बना के हमको लिखना है और लिख देंगे कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब इसका विकास हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग हो जाएगा, तो लकड़ी और उपलों जैसे ईंधनों के स्थान पर इसका उपयोग जो है किया जा सकता है, ठीक। तो ये होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला है कि पवन ऊर्जा। तो देखिए भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम जो क्षेत्र है उसका वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के नागरकोइल से मैदुरै तक, मतलब मदुरै तक जो है ये फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी जो है इसके महत्वपूर्ण जो पवन ऊर्जा के फॉर्म जो है वो बैठाए गए हैं, ठीक। अब देखिए नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जो है ये सब प्रसिद्ध है, ठीक। अब हमारे यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो है बायोगैस, ठीक। तो अब देखिए बायोगैस का उपयोग भी अभी कुछ सालों पहले से ही जो है किया जाना शुरू हुआ है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि अपशिष्ट होते हैं, कृषि अपशिष्ट हो गए और पशुओं मानव जनित अपशिष्ट जो हैं, इसी से बायोगैस को उत्पन्न किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं जैसे गाय का गोबर हो गया, इसी तरह के कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसी को मिलाकर जो है ये बनाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो ये क्या होता है कि जैविक पदार्थों के अपघटन से जो गैस उत्पन्न होती है उसे ही बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस जो है इसका जो तापीय क्षमता वो उपली एवं मिट्टी के तेल से अधिक होता है, ठीक। तो ये भी हो गया। अब जो है एक होता है हमारा ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए इस प्रकार की जो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, मतलब ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए महासागरीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उच्च ज्वार में सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी जो है भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। तो इस प्रकार जो है जो हमारे बांध द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी जो है इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर फिर निकाल दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारा ये ज्वारीय ऊर्जा होता है। अब देखिए हमारा जो आखिरी होता है वो होता है भूतापी ऊर्जा। तो भूतापी ऊर्जा क्या है। भूतापी ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलने वाला जो ताप है उसका प्रयोग करके भूतापी ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जब हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे ताप जो है बढ़ता जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाते हैं। जब ये अधिक तप्त होकर पृथ्वी की सतह की ओर उठकर भाप में परिवर्तित हो जाता है तो इसी भाप का उपयोग जो है टरबाइन को चलाने में किया जाता है। और जब टरबाइन चलते हैं तो उससे जो है विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण जो है वो कैसे होता है। तो देखिए आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण जो है वो दबाव और ताप की वृद्धि का एक परिणाम है, ठीक। जब ताप दाब एवं जो गैसीय प्रभाव से चट्टानों में जो खनिज तत्व होते हैं वो तरल या गैसीय रूप में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, तब ये जो है दरारों से पहाड़ों के दरारों के सहारे ये भूपृष्ठ की ओर ऊपर आ जाते हैं, ठीक। तथा ऊपर आकर ठंडे होकर जम जाते हैं। अतः आग्नेय तथा एवं कायांतरित चट्टानों से खनिज दरारें जोड़ों भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। जैसे जस्ता तांबा जिंक सीसा आदि खनिज इसी तरह सिराओं व जमाव से प्राप्त होते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वो है मानचित्र से मतलब मैप से रिलेटेड। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि
हीराकुड बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। और कहाँ है देखिए, तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे एक इंडिया का मैप शो हो रहा होगा, तो आपको उसी में जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हीराकुड बांध जो है ये उड़ीसा में है, ठीक, और ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन है कि डल झील को इस चिन्ह और नाम सहित दर्शाइए। तो देखिए डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड वाला है कि लाल मिट्टी का क्षेत्र नाम द्वारा चिन्ह और नाम द्वारा सहित दर्शाना है। तो देखिए लाल मिट्टी का क्षेत्र जो है आपका देखिए मध्य प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय और बहुत से स्थान पे ये पाया जाता है। इसमें आपको सिर्फ एक दिखाना है। और यहाँ पे चौथा वाला है कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा इसको नाम सहित दर्शाना है। तो देखिए जो इंडिया के टॉप हैं वो तो 7 ही हैं, और आपके तमिलनाडु में 2 हैं, गुजरात में है, राजस्थान, कर्नाटक, ठीक, और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे देखिए एक जो कालापक्कम हमारा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो आपका एक तमिलनाडु में है, तो वो आपको यहाँ पे एक डॉट से यहाँ पे इंडिया के मैप में शो हो रहा होगा। और यहाँ पे हमारा जो आखिरी वाला है वो है कि महाराष्ट्र की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो बॉम्बे है, यानी मुंबई, और यहाँ पे वो भी आपको शो हो रहा होगा। तो फाइनली जो है आज हमारा ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है पूरा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दिल की बात को यार कमेंट करके बता देना। और हाँ यार, सब्सक्राइब करके जाना यार, तुम लोग वीडियो देख लेते हो यार, करते नहीं हो, कर देना आज, और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।